हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी का हमारे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, आज हमने विज्ञान के मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो तैयार की है। बच्चों, बस यहाँ पर हमने सिर्फ प्रश्नों को कागज पे नोट किया है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से सारे प्रश्न एक साथ बोर्ड पर तो नहीं आ पाएंगे ना, तो इसलिए हर प्रश्न का हल हम बोर्ड पर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, विज्ञान के मॉडल पेपर की बात करें तो सबसे पहले हम 20 प्रश्नों की बात करेंगे। 20 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी, जिन्हें एमसीक्यू कहते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 20 होते हैं बहुविकल्पी और पूरा पेपर 70 नंबर का होगा। जो हमारा रिटन एग्जाम होगा बच्चों, इसमें बच्चों 20 नंबर एमसीक्यू हो जाएंगे, फिर जिसमें बच्चों 7 होगा फिजिक्स का 7 नंबर और 6 क्वेश्चन आएंगे बच्चों केमिस्ट्री से, और फिर 7 किससे आएंगे, बायोलॉजी से आएंगे। ये हो गया मामला। फिर 20 नंबर के बाद बचता है बच्चों कितना, 50 नंबर का। अब इस 50 नंबर में बच्चों 18 नंबर आएगा फिजिक्स का, जो रिटर्न होगा हमारा, और बच्चों 18 नंबर ही बच्चों इसका आएगा, 18 नंबर ही बच्चों किसका आएगा, बायोलॉजी का आएगा। और बचा है 14 नंबर, ये किसका आएगा, केमिस्ट्री का आएगा। तो इन्हें कुल मिलाकर के देखा जाए 25, जो फिजिक्स का होगा कुल 25 नंबर आएंगे, बायोलॉजी में 25 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री में 20 नंबर से आएंगे। तो जो इन सभी के लिए मैंने वीडियो तैयार की है बच्चों, सभी लोग देखिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और इसमें ऐसे क्वेश्चन को मैंने डाला है जो वाकई आगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सभी लोग देखिएगा और जरूर आपको इससे फायदा मिलने वाला है। चलिए हम समय न लेते हैं, सीधे सीधे अपने प्रश्नों पर आते हैं। हमने बच्चों पहला प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न बच्चों हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो जो पहला एमसीक्यू है, समतल दर्पण से उत्पन्न आवर्धन। उत्पन्न आवर्धन, आप जानते हैं आवर्धन बच्चों क्या होता है। जो आवर्धन होता है उसको सिंबल बच्चों एम होता है, और आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है बच्चों। यदि हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, लेकिन वो क्या होता है, आभासी होता है। तो बच्चों, जब दोनों की लंबाइयां सेम होंगी तो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर का यदि प्रतिबिंब होगा तो 2 ही सेंटीमीटर की वस्तु होगी, तो काटोगे 1 ही तो आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी है, इसीलिए उसकी लंबाई या ऊंचाई को हमने धनात्मक लिया है। तो बच्चों, अगर समतल दर्पण से पूछे उत्पन्न आवर्धन बच्चों क्या होता है तो कह देना +1। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन मैंने लिए थे, -1, +1, 0, इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर +1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने पहले एमसीक्यू का अध्ययन कर लिया। बच्चों अगला है, जरा दृष्टि दोष को किसके द्वारा दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को किसके द्वारा दूर किया जाता है। दूसरा बेटा क्वेश्चन क्या है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो जब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं एक ही साथ तो बन जाता है जरा दृष्टि दोष, और ये ओल्ड एज डिफेक्ट होता है बच्चों। तो जब निकट दृष्टि दोष के लिए बेटा आपको चाहिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए चाहिए उत्तल लेंस। तो अगर हम बात करें जरा दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, द्विफोकसीय लेंस होगा। द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसीय लेंस, द्विफोकसीय लेंस। चाहे इसको ऐसे कह दो और चाहे कह दो ऐसा लेंस जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस लगे हों। उत्तल लेंस और अवतल लेंस लगे हों, उसे कहते हैं बच्चों द्विफोकसीय लेंस की जरूरत पड़ती है जब इंसान जरा दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है। तो इसमें बच्चों हमने ऑप्शन लिए थे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोकसीय लेंस। तो यहां पर बच्चों द्विफोकसीय लेंस सही हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन चुन जाएगा वो कहां जाएगा, द्विफोकसीय लेंस के लिए जाएगा। बच्चों देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग, सूर्य का जो रंग है बहुत ही लाल होता है, बहुत ही लाल दिखाई देता है, क्यों। तो इसमें बच्चों कौन सी प्रक्रिया होगी सूर्योदय के समय। तीसरा बच्चों क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य लाल
क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर बच्चों कौन से ऑप्शन है? परावर्तन है, अपवर्तन है, विक्षेपण है, प्रकीर्णन है। यहाँ पर क्या है? परावर्तन की वजह से, कि अपवर्तन की वजह से, कि विक्षेपण की वजह से, और कि प्रकीर्णन की वजह से। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? प्रकीर्णन की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा बच्चों? प्रकीर्णन की वजह से होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तब सूर्य से जो आने वाला प्रकाश होता है उसको बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो लाल रंग के अलावा जितने भी रंग हैं उन सबका बच्चों प्रकीर्णन हो जाता है, इधर उधर फैल जाते हैं। बस लाल ही रंग एक ऐसा रंग होता है जो हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाता है और हमें सूर्य को देखते हैं तो हमें लाल नजर आता है। आई वैसे नहीं? आपको पता होगा प्रकीर्णन क्या होता है कि जब धूल के कणों के द्वारा प्रकाश टकराता है तो इधर उधर फैल जाता है और इस घटना को बच्चों कहते हैं प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन उस रंग का ज्यादा होता है जिसकी आवृत्तियां बच्चों क्या होती हैं? सबसे कम होती हैं। तो लाल रंग की अपेक्षा जितने भी रंग होते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश का जो रंग प्रकाश होता है बच्चों उसमें 7 रंग होते हैं, जिसका बच्चों जो स्पेक्ट्रम बच्चों आता है वो विबग्योर होता है ना, बैनी आह की नाला, हिंदी में कहते हैं बैनी आह की नाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इस तरह से बच्चों वहां पर लाल रंग ही बचता है। तो जब सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक दूरी से आएगा तो केवल लाल रंग ही बच जाएगा, बाकी सब हमारे वायुमंडल के द्वारा बच्चों क्या हो जाते हैं? उनका अपवर्तन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। अगला बच्चों वैद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या है? अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है? वैद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या है? वैद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या है बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसे बच्चों कहते हैं बायोट। क्या कहते हैं बच्चों? बायोट होता है। वैद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट होता है। और एक रिलेशन होता है बच्चों कि बायोट और एम्पियर में रिलेशन क्या है? तो लिख लेना बच्चों, एक बायोट बराबर होता है 10 एम्पियर। एक बायोट में कितने एम्पियर होते हैं? 10 एम्पियर के बराबर होता है। एक बायोट में 10 एम्पियर होते हैं। और बायोट है बच्चों सीजीएस मात्रक और एम्पियर बच्चों क्या है? एमकेएस मात्रक। तो एम्पियर जो बच्चों है वो वैद्युत धारा का एमकेएस मात्रक है और बायोट बच्चों क्या है? वो सीजीएस मात्रक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। सुचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। सुचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। सुचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। आप जानते होंगे प्रतिरोधकता बच्चों क्या है? प्रतिरोधकता को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। बच्चों मैंने इसका एनालिसिस इसलिए किया गया ताकि आपको और भी चीजें पता चले। इसे कहते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक बच्चों क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बच्चों क्या होता है? ओम मीटर होता है। यदि मैं किसी चालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन बच्चों होता है R = ρL/A। तो यहाँ पर ये बच्चों रो है और इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध और इसी को ही कहते हैं प्रतिरोधकता। तो ये बच्चों इसको हम रो को रोक लेते हैं, ए यहाँ डिवाइड है तो R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R × A और L मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो रो बराबर क्या होगा? RA/L। तो यहाँ पर बच्चों ये रो का फॉर्मूला आ गया। यदि हमें किसी भी चालक की प्रतिरोधकता निकालनी है तो उसका हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए, उसका हमें प्रतिरोध पता होना चाहिए, उसकी हमें लंबाई पता होनी चाहिए, तो हमें उसकी प्रतिरोधकता मिल जाएगी बच्चों। यहाँ पर बच्चों गौर से देखिए, यहाँ पर जो लंबाई है वो कहाँ है? डिवाइड में है। लंबाई है कहाँ? डिवाइड में। इससे पता चला किसी भी चालक की प्रतिरोधकता चालक की लंबाई को घटाने पर बढ़ेगी, घटाने पर बढ़ेगी और लंबाई को बढ़ाने पर घटेगी। तो लिखा है चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालक की प्रतिरोधकता बच्चों क्या होती? बढ़ती है। तो यहां पर या तो आप क्या करो? क्षेत्रफल बढ़ाओ।
क्या करो बच्चों, क्षेत्रफल बढ़ाओ और दूसरा क्या है, लंबाई घटाओ, लंबाई घटाओ। तो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन तो हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते साथ में, एक साथ में। तो जो यानी लंबाई को घटाने पर भी उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी और क्षेत्रफल को बढ़ाने पर भी प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है कि किसी भी चालक की यदि प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध हमें बढ़ाना है तो उसकी लंबाई को या तो हम कम करें और या तो उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दें बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों जो ऑप्शन है इसमें लिखा है कि लंबाई को घटाने पर, लंबाई को बढ़ाने पर और उसके क्षेत्रफल को घटाने पर कुछ नहीं। तो इसमें बच्चों ऑप्शन जो होगा वो लंबाई को घटाने वाला सही होगा, लंबाई को बच्चों क्या होगा, घटाने वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में हुए। तो जो मैंने फिजिक्स के 7 MCQ का एनालिसिस कर दिया बच्चों। अब हम आगे आते हैं बच्चों किस पर, आगे बच्चों किस पर आते हैं, आगे बच्चों किस पर आते हैं, बायोलॉजी या केमिस्ट्री पे आते हैं ना बच्चों। तो उसके बाद बच्चों आते हैं केमिस्ट्री पर आते हैं। बेटा केमिस्ट्री का जो बेटा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है कि दानेदार जिंक पर, दानेदार जिंक पर HCl डालने पर, HCl डालने पर कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। तो जो जिंक हो गया प्लस HCl हो गया, तो जब जिंक और HCl की क्रिया कराओगे तो बच्चों क्या मिलेगा, यहां से देखो, यहां पर जिंक है और यहां पर लगोगे 2HCl हो गए तो मिलेगा ZnCl2, ZnCl2 प्लस H2। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि यहां पर बेटा प्रतिस्थापन क्रिया होगी। क्या होगी बच्चों, प्रतिस्थापन क्रिया। यहां पर जो जिंक होगा वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। बच्चों नहीं समझे, और यहां पर जिंक जो होगा वो Cl से जुड़ जाएगा और इस तरह से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा जिंक की क्रिया जब Cl से होती है बच्चों तो वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहां पर वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास है O2 Cl2 हाइड्रोजन CO2, तो यहां पर हाइड्रोजन सही होगा। कहा गया बेटा अगला क्वेश्चन है H2SO4 में, H2SO4 में, H2SO4 में कितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, कितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको बच्चों बताया गया होगा कि कोई भी अम्ल होगा, यदि अम्ल से हाइड्रोजन निकल रहा होता है, निकलता है H+ मिलता है, वे कंपाउंड जिनसे H+ मिलता है उन्हें अम्ल कहते हैं और जिनसे OH- मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो यदि हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 की बात करें, यदि इसकी हम संरचना पे जाते हैं तो S होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होते हैं, दो ऑक्सीजन वो सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं और ये बच्चों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और बच्चों क्योंकि यहाँ पर देखो नेगेटिव हो गए, जब इनके साथ H+ जुड़ेगा तभी तो ये होंगे। तो बच्चों ये H+, एक H+, ये दो मिलाने मिला है तो दोनों H+ के रूप में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अम्लीय हाइड्रोजन हुए बच्चों कितने होंगे, दो हो जाएंगे। तो दो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा जब H2SO4 को आयन फॉर्म में लिखते हैं तो 2H+ SO4 लिखते नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चों समझाना चाहिए आपको कि यहाँ पर दो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं और ये बच्चों H2SO4 की संरचना होती है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कौन सी एक तरल धातु है। एक्चुअली क्वेश्चन लिखा जल्दी में मैंने तो दिख नहीं रहा था हमें। कौन सी एक तरल धातु है, कौन सी एक तरल धातु है, कौन सी एक तरल धातु है। तो यहाँ पर तरल धातु कौन सी होगी, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बच्चों गैलियम, सोडियम, पारा और सीजियम। तो यहाँ पर हमारा होगा बच्चों पारा, ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर तरल धातु बच्चों क्या होगी, पारा होगी। इसका मतलब सिंबल क्या होता है, Hg होता है। क्या होता है बच्चों, Hg होता है। बेटा फिर अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों आते हैं, हमने बहुत ही मेहनत से नोट किया बच्चों, सभी लोग देखिएगा। असंतृप्त यौगिक है, इसमें कहा गया असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त की पहचान करना है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। बच्चों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरा
जो सेशन आ गया कैसा रहा बच्चों। मैंने बहुत मेहनत की है इन क्वेश्चन को कल करने की, और मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे पाऊंगा तो जरूर 2-3 दिन के गैप पर ऐसी वीडियो देता रहूंगा बच्चों। अगर हमें देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। अगर बच्चों कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर कार्बन कार्बन के बीच जो क्या है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो संतृप्त होगा। और अगर वहां पर हमें डबल बॉन्ड ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो असंतृप्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, असंतृप्त हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों हम यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है बच्चों उनको मैं बनाया दे रहा हूँ। यहाँ पर CH3 हो गया, C हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, ये पहला कंपाउंड दिया गया है। दूसरा बच्चों क्या है CH3 C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड OH। फिर बच्चों तीसरा बच्चों क्या दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर अगला क्या दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH3। तो बच्चों यहां पर असंतृप्त यौगिक कौन होगा, असंतृप्त यौगिक बच्चों यहां पर देखा जाए तो कौन होगा यहां पर, तो यहां पर असंतृप्त यौगिक कौन हो जाएगा, तो यहां पर असंतृप्त यौगिक शायद 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो दोनों बेटा क्या हो जाएंगे हमारे असंतृप्त यौगिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, असंतृप्त यौगिक, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम समझ जाएंगे ये बच्चों क्या है असंतृप्त यौगिक है। क्या है बच्चों, ये असंतृप्त यौगिक। लेकिन अगर देखा जाए इसकी संरचना सही नहीं है, इसकी बच्चों संरचना नहीं सही है, क्योंकि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा ऐसे CH3 C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH तो यहाँ पर देखो ये 3 2 5 हो रहा है, इसको जो 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या करें इसको हटा दें और यहाँ पर हटे लगा दें। अब जाके ये सही हुआ, अब जाके बच्चों ये क्या हुआ सही हुआ। तो यहाँ पर क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो कोई ना कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो हम उम्मीद करते हैं ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, और यहाँ पर एक मिसप्रिंट हुआ है शायद, यहाँ पर H लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि जब तक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वो असंतृप्त होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त होगा। वो क्या होगा बच्चों, संतृप्त होगा। ये बात याद रखिएगा, जल्दी में हमने नोट किया तो हमने गौर नहीं किया इस पे, बस ऐसी बात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तभी वो क्या है असंतृप्त है, या ट्रिपल बॉन्ड है असंतृप्त है। अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, केवल एक ही बंधा बन रहा है, तो वो संतृप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, संतृप्त कहलाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर तो CH3 है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, फिर C ऐसे H हो जाएगा, है ना बच्चों, फिर डबल बॉन्ड CH2, तो देखो 1 2 2 3, तो 4 इसका भी पूरा, 4 इसका भी पूरा, 4 इसका भी पूरा, क्योंकि कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है बच्चों, 2 4 अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की, तो 4 बॉन्ड बनाएगा बच्चों, बनेगा नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। निम्न में से किसका परमाणु आकार में सबसे छोटा है, इसमें कहा गया है, अगला क्वेश्चन ये पढ़कर समझिए, ये मेंडलीव की आवर्त आने से है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये भी समझना है कि कहां से आ रहे हैं। तो मेरा पूछा गया कौन सा परमाणु आकार में सबसे छोटा है। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों ये दिए गए हैं, बच्चों ये क्या दिए गए हैं, हैलोजन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, हैलोजन कंपाउंड है। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब सीधा से दिए गए, तो यहाँ पर आयोडीन सबसे बड़ा होगा बच्चों, नहीं होगा। और यहाँ पर इस श्रृंखला में देखा जाए बच्चों सबसे छोटा बच्चों क्या होगा, फ्लोरीन होगा। क्या होगा बच्चों, फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन ही परमाणु आकार सबसे छोटा होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वर्ग से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है। जब परमाणु के आकार में वृद्धि होगी तो उनका धातु लक्षण बढ़ता हुआ नजर आता है। तो याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं सभी को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और सभी लोग इस बातों पर गौर कर रहे होंगे। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन है, तो इसी तरह से बच्चों को पढ़ना होता है। बच्चे बेटा अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है कि एल कोष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। एल कोष में भी इलेक्ट्रॉनों की
अधिकतम संख्या। बच्चों एल कोष क्या है? अब बेटा आपको याद करने थे, जब आपको परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया गया होगा तो यहाँ पर ऐसे कुछ सिखाया गया होगा। ये बच्चों नाभिक था, ये बच्चों क्या था? नाभिक। उसके बाद से कक्षाएं KLMN है ना बच्चों, 2, 8, 18, 32, कुछ इस क्रम में बताया गया होगा, कुछ इस क्रम में बताया गया होगा, कुछ इस क्रम में बताया गया होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी? 8 होगी। क्या होगी बच्चों? 8 होगी, 8 होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बच्चों अगला है, अब हमारे बेटा ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाते हैं, हम बायोलॉजी की तरफ आते हैं। किसी तरफ आते हैं बच्चों? बायोलॉजी की तरफ आते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्रिया का मुख्य उत्पाद है। अगला बच्चों क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषी क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? आपको सभी को याद होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वहां पर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की मदद लेनी पड़ती है, और वहां पर जल होता है, और वहां पर क्लोरोफिल होता है, और सूर्य का प्रकाश होता है। इन 4 चीजों की उपस्थिति में बच्चों वहां पर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। जनरली अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो जो पौधे बेटा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं शायद ना कर पाए। इसीलिए अगर देखा जाए ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए, जितने भी जीवधारी हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि गौर से देखा जाए कि प्रकाश संश्लेषी क्रिया का जो मुख्य उत्पाद होगा बच्चों वो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन होगा। ये सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। कुछ क्रिया इस प्रकार से होगी, यहाँ पर CO2 होगा, यहाँ पर H2 होगा, और यहाँ पर बनेगा उत्पाद 6H12O6 प्लस O2। तो ये बच्चों हमारा ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ही बच्चों क्या है? हमारा मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है। ये जो ऑक्सीजन गैस बन रही है यही हमारा क्या है बेटा? मुख्य उत्पाद है। धन्यवाद बेटा। आगे क्वेश्चन आते हैं हम। रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियों में होती है? रस संवेदी, रस संवेदी मतलब रस का मतलब क्या है? स्वाद। जैसे आपने रस पिया, मीठा लगा, खट्टा लगा, जो भी चीजें हैं आप रस